नीचे गुप्तोत्तर काल में सामाजिक परिवर्तन, सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल में सामाजिक परिवर्तन, सामंतवाद का विकास। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय समाज एक ऐसे संक्रमण काल में प्रवेश करता है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं गहरे रूप से बदलने लगती हैं। यह समय 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का है, जिसे भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। इसी अवधि में भारतीय समाज में जिस परिवर्तन का प्रभाव सबसे व्यापक और निर्णायक रहा, वह था सामंतवाद का विकास। सामंतवाद केवल राजनीतिक ढांचे का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह समाज, अर्थव्यवस्था, भूमि व्यवस्था और सामाजिक संबंधों का पुनर्गठन था, जिसने मध्यकालीन भारतीय समाज की बुनियादी संरचना तैयार की। गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद की शुरुआत का मूल कारण केंद्र की शक्ति का विघटन था। गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने के साथ ही विस्तृत भूभागों में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण कम होता गया। इस स्थिति में स्थानीय शक्तियां, सामंती सरदार, जनजातीय प्रमुख और प्रशासनिक अधिकारी धीरे धीरे स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने लगे। वे कर संग्रह, सैनिक नियंत्रण और भूमि प्रबंधन जैसे अधिकार अपने हाथ में लेने लगे। परंतु यह प्रक्रिया केवल राजनीतिक ही नहीं थी, यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी गहरे परिवर्तन करती चली गई। सामंतवाद का सबसे बुनियादी तत्व था भूमिदान, लैंड ग्रांट्स की प्रथा। गुप्तोत्तर काल में राजाओं ने बड़े पैमाने पर भूमिदान ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों और सैन्य प्रमुखों को देना शुरू किया। भूमिदान केवल एक उपहार नहीं था, बल्कि यह उस भूमि पर शासन, कर संग्रह और न्यायिक अधिकारों का भी हस्तांतरण था। इस प्रकार दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण या सामंत उस क्षेत्र के वास्तविक शासक बन जाते थे। इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज में शक्ति के नए केंद्र निर्मित किए और पुराने केंद्रीय ढांचे की जगह स्थानीय प्रभुता ने ले ली। इन सामंतों को समंत, महासामंत, महाराजाधिराज समंत, ठाकुर, भोगिक, विशप्ति जैसे पदनामों से जाना जाता था। राजा का समीपस्थ सामंत सबसे शक्तिशाली होता था, जो आगे अपने अधीन छोटे सामंतों को रखता था। इस प्रकार वैयक्तिक भक्ति, भूमि नियंत्रण और सैन्य दायित्वों पर आधारित एक जटिल पदानुक्रमित सामाजिक ढांचा विकसित होने लगा। यही ढांचा भारतीय सामंतवाद का मूल स्वरूप था। सामंतवाद के विकास के साथ समाज की आर्थिक संरचना में भी गहरा परिवर्तन आया। गुप्तकालीन शहरी अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगी और व्यापार की गतिशीलता कम होने लगी। शहरों के पतन और शिल्प व्यवसायों की मंदी ने ग्रामीण कृषि को समाज की मुख्य आर्थिक इकाई बना दिया। सामंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते थे और किसान उनके अधीन होकर कृषि कार्य करते थे। किसान भूमि के मालिक नहीं थे, वे सामंत के अधीन कर प्रदाता और श्रम प्रदाता बन गए। इस स्थिति ने समाज में एक नया संबंध विकसित किया, कृषक और सामंत के बीच निर्भरता का संबंध। इस प्रकार गुप्तोत्तर समाज में कृषि आधारित सामंती ढांचा गहराई से स्थापित होने लगा। सामाजिक दृष्टि से सामंतवाद ने वर्ण व्यवस्था को भी पुनर्गठित किया। ब्राह्मणों को भूमि दान और धार्मिक राजकीय वैधता के आधार पर सबसे उच्च स्थान मिला। क्षत्रिय और सामंती योद्धा वर्ग को राजनीतिक शक्ति का वास्तविक नियंत्रण प्राप्त हुआ। वैश्य वर्ग व्यापार के पतन से कमजोर पड़ा और शूद्र वर्ग कृषि एवं सेवाओं में अधिक निर्भर होता चला गया। सामाजिक गतिशीलता कम हुई और वर्ण आधारित संरचना अधिक कठोर होती गई। इसी काल में स्थानीय जातियां, उपजातियां और पेशागत समूह समाज में स्थायी रूप से स्थापित होने लगे। यह सामाजिक गठन मध्यकालीन भारत की जाति व्यवस्था की नींव बन गया। सामंतवाद का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि समाज में व्यक्तिगत अधिकारों की जगह वैधानिक दायित्वों और सामंती संबंधों ने ले ली। राजा और सामंत, सामंत और किसान, ब्राह्मण और ग्राम समुदाय,
इन सभी के बीच संबंध निर्धारित कर्तव्यों और परंपराओं पर आधारित थे। इस व्यवस्था ने राजनीतिक विखंडन के बावजूद सामाजिक स्थिरता प्रदान की, किंतु साथ ही यह शोषण, असमानता और सामाजिक कठोरता को भी जन्म देता है। गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद का विकास केवल भारतीय सीमा तक सीमित नहीं था। यह वही समय था जब यूरोप, चीन और पश्चिम एशिया में भी विभिन्न रूपों में सामंती संरचनाएं उभर रही थी। भारत में यह व्यवस्था स्थानीय परिस्थितियों, जातीय संरचनाओं और धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर एक विशिष्ट रूप धारण करती है। भारतीय सामंतवाद की विशेषता यह थी कि इसमें ब्राह्मणिक वैधता, भूमिदान पर आधारित धार्मिक संस्थाएं और कास्ट बेस्ड हायरार्की एक संयुक्त सामाजिक ढांचा बनाती हैं। इस प्रकार गुप्तोत्तर काल में विकसित सामंतवाद भारतीय समाज के व्यापक परिवर्तन का वह केंद्र है जिसने राजनीतिक संरचना, आर्थिक आधार, धार्मिक वैधता और सामाजिक संबंधों सभी को नए रूप में ढाल दिया। यही सामंतवादी ढांचा आगे चलकर राजपूतों, पालों, राष्ट्रकूटों, परमारों, चोलों और कई अन्य वंशों के मध्यकालीन शासन का मूल आधार बना। यह व्यवस्था भारत के 1000 वर्षों के इतिहास को प्रभावित करने वाली सामाजिक संरचना का केंद्रीय स्तंभ बनी रही। नीचे गुप्तोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था की कठोरता तथा नवीन वर्गों का उदय। वर्ण व्यवस्था की कठोरता तथा नवीन वर्गों का उदय गुप्तोत्तर काल भारतीय समाज में एक गहन परिवर्तन का समय था, जिसमें राजनीतिक विखंडन, सामंतवाद का प्रसार और आर्थिक जीवन में कृषि प्रधानता का बढ़ता प्रभाव, इन सभी ने मिलकर समाज की आंतरिक संरचना को नए रूप में ढालना शुरू किया। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था वर्ण व्यवस्था का कठोर होना और इसके साथ ही नवीन सामाजिक वर्गों का उदय। गुप्त काल तक समाज में वर्ण व्यवस्था अपेक्षाकृत लचीली थी, किंतु गुप्तोत्तर काल में सत्ता, भूमि और धार्मिक वैधता में परिवर्तनों ने इस संरचना को अत्यंत कठोर और परंपरानिष्ठ बना दिया। वर्ण व्यवस्था की कठोरता का मूल आधार सामंतवादी ढांचा था। भूमिदान की व्यापक प्रणाली ने ब्राह्मणों को न केवल धार्मिक अधिकारिता प्रदान की, बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक प्रभावशाली वर्ग में बदल दिया। भूमिदान के साथ ही ब्राह्मणों को न्यायिक अधिकार, कर संग्रह का अधिकार और स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण प्राप्त होने लगा। इससे समाज में उनका स्थान सर्वोच्च और अछूता हो गया। इस स्थिति ने वर्ण व्यवस्था को ऊपर से नीचे तक स्थिर और कठोर बनाया, क्योंकि सत्ता और धर्म दोनों का केंद्र अब ब्राह्मणिक व्यवस्था में निहित हो गया था। क्षत्रिय वर्ग गुप्तोत्तर काल में पुनः एक संगठित योद्धा वर्ग के रूप में उभरने लगा। सामंतवाद ने स्थानीय योद्धा प्रमुखों, राजपूत कुलों और सैन्य अधिपतियों को वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान की। यह वही समय था जब विभिन्न राजपूत वंशों का उदय होता है और वे स्वयं को क्षत्रिय परंपरा से जोड़कर अपने सामाजिक स्थान को मजबूत बनाते हैं। क्षत्रिय पहचान अब केवल जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि सैन्य शक्ति और सामंती प्रभुत्व के साथ जुड़ गई थी। इसने समाज में राजनीतिक शक्ति और वर्ण व्यवस्था के बीच एक नया सामंजस्य स्थापित किया। वैश्य वर्ग, जो प्राचीन काल में व्यापार और आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था, गुप्तोत्तर काल में कमजोर पड़ने लगा। व्यापारिक मार्गों के अवरुद्ध होने, शहरी जीवन के ह्रास और कृषक प्रधान उत्पादन प्रणाली के बढ़ने से वाणिज्य का महत्व कम हो गया। इसलिए वैश्य वर्ण का सामाजिक स्थान पहले की तुलना में घटने लगा। यही वह समय था जब व्यापार और शिल्प का नियंत्रण नगरों के बजाय स्थानीय ग्राम इकाइयों और सामंतों के नियंत्रण में चला गया। इस स्थिति ने वैश्य वर्ग की पारंपरिक भूमिका को बदल दिया और उन्हें कई क्षेत्रों में कृषि या कुटीर उद्योग से जुड़ने के लिए विवश कर दिया। शूद्र और कृषक वर्ग की स्थिति सामंतवाद के सबसे गहरे प्रभाव में थी। उनके श्रम ने सामंती अर्थव्यवस्था को आधार दिया, परंतु इस स्थिति में
उनके अधिकार सीमित होते गए। वर्ण व्यवस्था अब केवल धार्मिक वर्गीकरण नहीं रह गई थी, बल्कि यह सामंती दायित्वों के साथ जुड़ गई थी। कृषक अब भूमि के मालिक नहीं थे, वे सामंतों के अधीन श्रम और कर प्रदान करने वाले वर्ग में परिवर्तित हो गए। इस अवधि में शूद्र वर्ग की सामाजिक गतिशीलता अत्यंत सीमित हो गई और उनका आर्थिक स्थान सामंती प्रभुता पर आधारित हो गया। इसी प्रक्रिया में नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। भूमि दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण भूमिस्वामी ब्राह्मण नामक नए वर्ग के रूप में उभरे, जो धार्मिक प्रतिष्ठा और आर्थिक शक्ति दोनों का संयोजन था। सामंतवाद के कारण क्षत्रिय योद्धा वर्ग एक नए रूप में विकसित हुआ, जिसमें स्थानीय प्रभु, ठाकुर, सामंत और महासामंत शामिल थे। इसी प्रकार कलात्मक और शिल्पगत विभाजन के कारण कारीगरों, व्यापारी समुदायों और तकनीकी समूहों में भी नई जाति उपजातियां विकसित होने लगीं, जो आगे चलकर स्थायी सामाजिक समूहों में परिवर्तित हो गईं। गुप्तोत्तर काल में उत्पन्न इन नए वर्गों के कारण समाज की संरचना जड़ होती गई। वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित, दायित्व आधारित और आर्थिक सामंती संबंधों से बंधी हुई हो गई। सामाजिक गतिशीलता का अवसर सीमित रहा और समाज में ऊंच नीच की रेखाएं अधिक स्पष्ट होने लगी। यही वह प्रक्रिया थी जिसने मध्यकालीन भारत की जाति प्रधान सामाजिक संरचना की नींव रखी और जिसे आगे चलकर हिंदू राज्यों तथा मुस्लिम शासन दोनों ने अपने अपने रूप में अपनाया। इस प्रकार गुप्तोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था की कठोरता और नवीन सामाजिक वर्गों का उदय भारतीय समाज की वह संरचनात्मक परिवर्तन प्रक्रिया है जिसने मध्यकाल के राजनैतिक, आर्थिक और धर्म सांस्कृतिक आयामों को नई दिशा प्रदान की। नीचे वैश्य वर्ण का पतन तथा शूद्र वर्ण का उत्थान। वैश्य वर्ण का पतन तथा शूद्र वर्ण का उत्थान। गुप्तोत्तर काल में भारतीय समाज जिस व्यापक परिवर्तन से गुजरा, उसका सबसे गहरा प्रभाव वर्ण व्यवस्था पर पड़ा। प्राचीन काल में वैश्य वर्ग समाज के आर्थिक ढांचे का केंद्रीय आधार था। व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन और शिल्प उद्योग जैसे कार्य उन्हीं के हाथों में थे। परंतु गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जब सामंती संरचना मजबूत होने लगी, तभी से वैश्य वर्ग के महत्व में क्रमशः गिरावट आती गई। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण शहरी जीवन और वाणिज्य के कमजोर पड़ना था। गुप्तोत्तर काल में व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुए, समुद्री व्यापार कमजोर पड़ा और नगरों में शिल्प व्यवसाय की गति धीमी हो गई। आर्थिक जीवन का केंद्र धीरे धीरे कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था बन गया, जिसमें सामंत, कृषक और श्रमिक, ये तीन वर्ग सामाजिक संरचना के प्रमुख घटक बनकर उभरे। वैश्य वर्ग का पतन इस आर्थिक परिवर्तन से सीधे जुड़ा हुआ था। व्यापार की घटती भूमिका के कारण वैश्य अब समाज में पहले जैसा प्रभाव नहीं रख सके। नगर आधारित अर्थव्यवस्था के क्षरण ने उन्हें राजनीतिक रूप से भी निर्बल कर दिया। वैश्य अब अपनी परंपरागत भूमिका से हटकर कृषि या सेवा आधारित कार्यों की ओर जाने लगे, जिससे उनका वर्ण आधारित सामाजिक प्रतिष्ठान टूटने लगा। सामंती व्यवस्था में भूमि स्वामित्व और सैनिक शक्ति को महत्व मिला, जबकि व्यापार का महत्व सीमित हो गया। इस प्रकार वैश्य वर्ण की सामाजिक प्रतिष्ठा क्रमशः गिरती गई और वह समाज के लिए उतना अनिवार्य वर्ग नहीं रहा जितना वैदिक और गुप्त काल में था। इसके विपरीत इस काल में शूद्र वर्ण का उत्थान एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना के रूप में सामने आता है। शूद्र वर्ग जो पहले मुख्यतः सेवा कार्य, कृषि, श्रम और घरेलू दायित्वों से जुड़े थे, वे सामंती समाज में अधिक महत्वपूर्ण बन गए। सामंतों को विशाल कृषि क्षेत्रों की देखभाल, कर संग्रहण और सैन्य सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक और कृषक चाहिए थे। इस आवश्यकता ने शूद्र वर्ण को सामाजिक आर्थिक ढांचे में केंद्रीय स्थान दिया। कृषि व्यवस्था अब केवल उत्पादन का आधार नहीं रही,
बल्कि यह सामंती सत्ता का आधार बन गई, जिसका दायित्व शूद्र वर्ग वहन कर रहा था। इस स्थिति से उनकी सामाजिक उपयोगिता और महत्व बढ़ता गया। गुप्तोत्तर काल में शूद्रों को कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक, राजसेवा तथा स्थानीय संस्थाओं में भी स्थान मिलने लगा। अनेक ताम्रपत्रों और शिलालेखों में शूद्र कुलों के भूस्वामित्व, पंचायतों में भागीदारी और शिल्पगत प्रगति के प्रमाण मिलते हैं। सामंतों की सेवा और कृषि आर्थिक आधार को मजबूत रखने में शूद्रों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि वे मध्यकालीन समाज के अनिवार्य घटक बन गए। यह परिवर्तन वर्ण व्यवस्था की उस कठोरता के भीतर हुआ जिसने समाज में ऊंच नीच की रेखाओं को अधिक स्थायी तो किया, परंतु साथ ही कुछ वर्गों के लिए नई भूमिकाएं भी विकसित की। वैश्य वर्ण का पतन और शूद्र वर्ण का उत्थान गुप्तोत्तर सामाजिक परिवर्तन की दो परस्पर संबद्ध प्रक्रियाएं हैं। एक और व्यापार और शहरी अर्थव्यवस्था के पतन से वैश्य वर्ण कमजोर हुआ, वहीं दूसरी ओर कृषि और श्रम प्रधान सामंती संरचना ने शूद्रों के महत्व को बढ़ाया। इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज के वर्ण आधारित ढांचे को नई दिशा दी, जो आगे चलकर मध्यकालीन सामाजिक संरचना में स्थायी रूप से स्थापित हो गई। नीचे, जातियों तथा उपजातियों की संख्या में वृद्धि। जातियों तथा उपजातियों की संख्या में वृद्धि गुप्तोत्तर काल में भारतीय समाज जिस परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, वह था जातियों और उपजातियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि। यह वृद्धि केवल सामाजिक जड़ता का परिणाम नहीं थी, बल्कि राजनीतिक विखंडन, सामंतवाद, आर्थिक पुनर्गठन और सांस्कृतिक मिश्रण, इन सभी प्रक्रियाओं ने मिलकर इस जटिल सामाजिक संरचना को जन्म दिया। प्राचीन वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत 4 वर्णों पर आधारित था और विभिन्न पेशागत समूहों में एक प्रकार की लचीलापन मौजूद था। किंतु गुप्तोत्तर युग में इसी ढांचे ने स्थायी, जन्माधारित और कठोर रूप धारण करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही जाति उपजातियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण था सामंतवादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। गुप्तोत्तर काल में जब भूमिदान और स्थानीय प्रभुता बढ़ी, तब आर्थिक और सामाजिक जीवन ग्राम केंद्रित होने लगा। प्रत्येक ग्राम इकाई में कृषि, पशुपालन, शिल्प, कुटीर उद्योग और सेवा कार्यों के लिए विशिष्ट श्रमिकों की आवश्यकता थी। ये कार्य करने वाले समूह धीरे धीरे स्थायी पेशागत जातियों में बदलने लगे। उदाहरण के लिए लोहार, बढ़ी, कुम्हार, धोबी, तेली, गडेरिया, बुनकर, मिट्टी के शिल्पकार, स्वर्णकार, ये सभी उस व्यवस्था के स्थायी अंग बन गए। सामंतवादी अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ा, वैसे वैसे जातियों की संख्या भी बढ़ती गई। राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक प्रवास ने भी उपजातियों के उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्तोत्तर काल में अनेक जनजातियां, योद्धा समूह और कृषि समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बसने लगे। नए क्षेत्रों में इन समूहों ने स्थानीय भाषा, परंपरा और पेशों को अपनाकर नई क्षेत्रीय पहचान बना ली, जिससे नए जातीय समूह और उपजातियां बनती चली गईं। इसी प्रक्रिया का परिणाम था कि एक ही पेशे या समुदाय की अनेक क्षेत्रीय शाखाएं विकसित हो गईं, जो समय के साथ स्वतंत्र जातियों के रूप में स्थापित हो गईं। एक अन्य प्रमुख कारण था वर्ण व्यवस्था का कठोर होना। गुप्तोत्तर काल के शास्त्रीय ग्रंथों और स्मृति परंपराओं ने वर्ण आधारित सामाजिक विभाजन को अधिक कठोर रूप दिया। विवाह, भोजन, निवास और पेशे जैसे दैनिक जीवन के नियमों को वर्ण धर्म से जोड़ दिया गया। इस कठोरता के कारण प्रत्येक जाति अपने भीतर अधिक बंद होती गई और अपने सामाजिक दायरे को सुरक्षित रखने के लिए अनेक उपश्रेणियों में विभाजित होती चली गई। इस प्रकार शुद्धता और उच्च नीच के सिद्धांतों ने भी उपजातियों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी काल में जातियों का निर्माण केवल हिंदू समाज तक सीमित नहीं रहा। बौद्ध,
जैन और जनजातीय समुदायों के भीतर भी सामाजिक विभाजन उभरने लगा। अनेक जनजातीय समूह, जो पहले समाज की मुख्य धारा से बाहर माने जाते थे, अब कृषि, श्रम, सैन्य सेवा या अन्य आर्थिक कार्यों से जुड़े और धीरे धीरे नई जातियों में परिवर्तित होने लगे। इन समूहों को अक्सर शूद्र वर्ग के साथ जोड़ा गया, परंतु उनके भीतर भी अनेक उपविभाजन विकसित हुए। सांस्कृतिक संपर्कों और अंतर विवाहों ने भी कई मिश्रित जातियों को जन्म दिया। अनेक वर्ण परिणाम था। यही प्रक्रिया इस प्रकार गुप्तोत्तर युग में जाति और उपजातियों की वृद्धि केवल सामाजिक कठोरता का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह भारत के राजनीतिक विखंडन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उदय, श्रम विभाजन, जनजातीय समावेश और सांस्कृतिक परिवर्तनों का समेकित परिणाम था। यही प्रक्रिया आगे चलकर मध्यकालीन भारत की जटिल और बहुस्तरीय जाति व्यवस्था की नींव बनी, जो आने वाली सदियों तक सामाजिक संरचना का केंद्रीय आधार बनी रही। नीचे आर्थिक संगठन, श्रेणियां तथा उनकी भूमिका, आर्थिक संगठनों की प्राचीनता तथा उत्पत्ति। आर्थिक संगठन, श्रेणियां तथा उनकी भूमिका, आर्थिक संगठनों की प्राचीनता तथा उत्पत्ति। भारतीय आर्थिक संरचना में आर्थिक संगठन और श्रेणियां प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। ये संगठन केवल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र नहीं थे, बल्कि सामाजिक संरचना, राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक संपर्कों के आधार भी बनते थे। गुप्तोत्तर काल में इन संगठनों की भूमिका और अधिक विस्तृत हो गई, परंतु इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक और उत्तर वैदिक काल में ही दिखाई देने लगती हैं। आर्थिक संगठनों की उत्पत्ति का आधार समाज में श्रम विभाजन, पेशागत विशिष्टता, व्यापारिक आवश्यकताओं और नगरों की वृद्धि में निहित था। जब समाज कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार इन सभी क्षेत्रों में संगठित रूप से काम करने लगा, तभी आर्थिक संगठनों का विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में उभरने लगा। आर्थिक संगठनों की प्राचीनता का प्रथम संकेत वैदिक साहित्य में मिलता है, जहां वस्त्र निर्माता, बढ़ी, रथकार, तक्षक, स्वर्णकार जैसे पेशागत समूहों का उल्लेख मिलता है। यह संकेत करता है कि श्रम का विभाजन और उसकी संगठित व्यवस्था भारतीय समाज में बहुत पहले से विकसित हो चुकी थी। वैदिक समाज जैसे जैसे कृषि और धातु उद्योग की ओर बढ़ा, वैसे वैसे श्रम आधारित पेशागत समूह स्थायी रूप से समाज के अंग बनने लगे। इन्हीं समूहों के भीतर से आगे चलकर श्रेणी या पेशागत संघों का उदय हुआ। भारतीय आर्थिक संगठनों का सबसे प्राचीन और विकसित रूप बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में व्यापारी संघ, शिल्पी समूह, कर दाताओं के समुदाय और ग्रामीण समितियों के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। इन वर्णनों से ज्ञात होता है कि आर्थिक संगठन केवल व्यापार नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि कर व्यवस्था, सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की देख रेख और दंड प्रणाली जैसी गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। आर्थिक संघों का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना और उत्पादन वितरण के ढांचे को व्यवस्थित करना था। मौर्य काल इन आर्थिक संगठनों के विकास का स्वर्णकाल माना जाता है। अर्थशास्त्र में विभिन्न श्रेणियों, पैशाचिक संघों, कर्मकार संगठनों और व्यापारियों के संघों का विस्तृत वर्णन है। श्रेणियां विशेष उत्पादन समूहों के संघ थे, जैसे स्वर्णकार, तक्षक, किसान, नाविक और व्यापारी। इन संगठनों के पास दंड देने का अधिकार था। वे मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण और श्रम व्यवस्था को संचालित करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक संगठन राज्य के अधीन कार्य करते हुए भी अपने मामलों में स्वायत्तता रखते थे। आर्थिक संगठनों की उत्पत्ति का संबंध नगर जीवन से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। जब नगर व्यापार, वित्त और विनिमय के केंद्र बने, तब व्यापारिक संगठन, नाविक संघ,
साहूकार समूह और शिल्पियों की श्रेणियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो गईं। नगरों का विस्तार जितना बढ़ा, आर्थिक संगठनों की भूमिका उतनी ही संगठित और व्यापक होती गई। मौर्य काल के बाद शुंग, कुषाण और सातवाहन काल में इन संगठनों का महत्व अधिकाधिक बढ़ता गया। सातवाहन काल के अभिलेखों में दान देने वाली अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जो उनकी आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में आर्थिक संगठनों की संरचना में बदलाव देखने को मिलता है। व्यापार में कमी, नगरों के पतन और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के उदय ने इन संगठनों को नई दिशा दी। अब श्रेणियां केवल व्यापारिक हितों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन, ग्राम व्यवस्था और सामंती संरचना के भीतर विशिष्ट भूमिका निभानी शुरू की। उत्पादन आधारित श्रेणियां और सेवा आधारित जातियां स्थायी रूप से ग्राम इकाइयों में स्थापित हो गईं। इस कारण श्रेणियों और पेशागत समूहों में क्षेत्रीय विभाजन और उपजातीय पहचान विकसित होने लगी। आर्थिक संगठनों की भूमिका केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक भी थी। श्रेणियां विवाह, सामाजिक अनुशासन, व्यापारिक नैतिकता और श्रमिक कल्याण के प्रश्नों को भी नियंत्रित करती थी। इन संगठनों की संरचना में सामूहिक उत्तरदायित्व, साझा हित और परंपरा आधारित नियम प्रमुख होते थे। यही विशेषता आगे चलकर मध्यकालीन भारतीय गिल्ड प्रणाली, गिल्ड सिस्टम, का आधार बनी, जिसने व्यापारी और शिल्पी वर्ग को मजबूत सामाजिक आर्थिक पहचान प्रदान की। इस प्रकार आर्थिक संगठनों की प्राचीनता और उत्पत्ति भारतीय समाज के स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। यह प्रक्रिया कृषि प्रधान समाज से लेकर व्यापारिक नगरों के उभार, राज्य संगठन और सामंती व्यवस्था तक क्रमिक रूप में विकसित होती है। आर्थिक श्रेणियां और संगठन भारतीय समाज की आर्थिक सामाजिक संरचना के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरते हैं और मध्यकालीन भारत की जटिल आर्थिक संरचना का आधार प्रदान करते हैं। नीचे स्वरूप तथा संगठन, श्रेणी, निगम, पुग और विभिन्न श्रेणियां। स्वरूप तथा संगठन, श्रेणी, निगम, पुग और विभिन्न श्रेणियां भारतीय आर्थिक जीवन के विकास में श्रेणियों और आर्थिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन भारत में जब उत्पादन की विविध गतिविधियां बढ़ने लगी और नगर जीवन व्यापार का केंद्र बनने लगा, तभी समाज में ऐसे संगठनों की आवश्यकता उत्पन्न हुई जो विशेष पेशों, कारीगरों, व्यापारियों और शिल्पियों के हितों की रक्षा कर सकें। इसी प्रक्रिया का परिणाम था श्रेणी, निगम, पुग और अनेक विशिष्ट आर्थिक संगठनों का क्रमिक विकास। इन संगठनों का स्वरूप केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि यह सामाजिक अनुशासन, नैतिकता, प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बन गया। इन सबकी जड़ें वैदिक युग से लेकर बौद्ध, मौर्य और गुप्त काल तक क्रमबद्ध रूप से विकसित होती दिखाई देती हैं। श्रेणी का स्वरूप भारतीय गिल्ड प्रणाली का सबसे पुराना और सुसंगठित रूप माना जाता है। श्रेणी विशेष रूप से किसी एक पेशे या शिल्प से जुड़े लोगों का संघ होती थी। उदाहरण के लिए स्वर्णकार, बढ़ी, तक्षक, कुम्हार, बुनकर, नाविक, रथकार और कृषक, ये सभी अपनी अपनी श्रेणियों में संगठित थे। श्रेणी का उद्देश्य अपने पेशे की परंपरा को सुरक्षित रखना, गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना, बाजार में कीमतों और उत्पादन के नियमों को निर्धारित करना और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना था। श्रेणी के संगठन में एक अध्यक्ष या प्रमुख होता था जो वरिष्ठता, योग्यता और अनुभव के आधार पर चुना जाता था। श्रेणी की बैठकों में दंड, नियमों का उल्लंघन, व्यवस्था बनाए रखने और आर्थिक विवादों का निपटारा किया जाता था। श्रेणी की संरचना से स्पष्ट होता है कि यह केवल आर्थिक संघ नहीं था, बल्कि सामाजिक और नैतिक अनुशासन का भी केंद्र था। निगम का स्वरूप श्रेणी से भिन्न था।
निगम उन व्यापारिक समूहों या बहुपेशागत संगठनों को कहा जाता था जो नगरों में सक्रिय होते थे। निगम का कार्य व्यापार, वस्तु विनिमय, बाजार संगठन, परिवहन व्यवस्था और दूरस्थ व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा से जुड़ा रहता था। निगमों का महत्व नगर जीवन की वृद्धि के साथ बढ़ता गया। वे कर व्यवस्था, सीमा शुल्क, धर्मार्थ गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजनों में भी भाग लेते थे। निगम एक व्यापक आर्थिक इकाई था जिसमें व्यापारी, साहूकार, नाविक, परिवहनकर्ता, आढ़ती और कभी-कभी शिल्पी भी सम्मिलित होते थे। इस प्रकार निगम आर्थिक गतिविधियों को नगर स्तर पर एकीकृत करने वाली संस्था के रूप में उभरता है। पुक का स्वरूप श्रेणी और निगम दोनों से अलग था। पुक सामान्यतः किसी विशिष्ट समुदाय, जनजाति, क्षेत्रीय समूह या मिश्रित पेशागत वर्ग का संगठन होता था। कई बार पुक किसी जाति, किसी व्यापारिक मार्ग या किसी नगर क्षेत्र से संबंधित लोगों का संघ होता था। पुक का आधार केवल आर्थिक नहीं था, इसमें सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां भी सम्मिलित थीं। पूजा, उत्सव, दान और सामूहिक निर्णय, ये सभी कार्य पुक के माध्यम से संपन्न होते थे। इसलिए पुक को एक ऐसी संस्था माना जाता है जिसमें समूहगत पहचान, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक परंपराएं सम्मिलित होती थी। यह संगठन उन वर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी था जो शिल्प या व्यापार में सीधे संगठित नहीं थे परंतु सामाजिक जीवन में सहभागी थे। विभिन्न श्रेणियों का विकास भारतीय आर्थिक संरचना की विविधता को दर्शाता है। प्रत्येक प्रमुख शिल्प या उत्पादन क्षेत्र ने अपनी अलग पहचान विकसित की। स्वर्णकारों की श्रेणी में सूक्ष्म कला और मुद्रा निर्माण के नियम थे। बढ़ियों और रथकारों की श्रेणी तकनीकी और निर्माण कला को नियंत्रित करती थी। कुम्हारों की श्रेणी मिट्टी के बर्तन, ईंट और भंडारण के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करती थी। वस्त्र निर्माण से जुड़े बुनकरों की श्रेणी में आर्थिक संगठनों का यह पूरा ढांचा भारतीय समाज में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का आधार बन गया। श्रेणियां स्थानीय उत्पादन और शिल्प पर नियंत्रण रखती थी। निगम नगर व्यापार और बाजार को संचालित करते थे, जबकि पुक सामाजिक संगठन की एक व्यापक पहचान प्रदान करता था। यही संगठित रूप आगे चलकर मध्यकालीन भारत की गिल्ड प्रणाली का प्रमुख स्तंभ बना। इस प्रकार इन संगठनों के स्वरूप और संगठन से भारतीय आर्थिक जीवन की परिष्कृत संरचना और उसकी प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नीचे श्रेणी धर्म। श्रेणी धर्म प्राचीन और मध्यकालीन भारत के आर्थिक सामाजिक ढांचे में श्रेणी धर्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ। श्रेणी का अर्थ था किसी विशेष पेशे, शिल्प या व्यापार से जुड़े लोगों का संगठित समूह, और इसका धर्म उस आचार संहिता, नियम, शास्त्र और नैतिक जिम्मेदारियों का समुच्चय था जिसके अनुसार श्रेणी का प्रत्येक सदस्य कार्य करता था। श्रेणी धर्म केवल तकनीकी नियमों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह सामाजिक अनुशासन, नैतिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता और सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित एक संपूर्ण संस्थागत व्यवस्था थी, जिसने भारत के आर्थिक जीवन को दीर्घकाल तक स्थिर और विश्वसनीय बनाए रखा। श्रेणी धर्म का मूल उद्देश्य शिल्प, उत्पादन और व्यापार में गुणवत्ता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना था। प्रत्येक श्रेणी अपने पेशे से संबंधित नियम निर्धारित करती थी, जैसे उत्पादन की तकनीक, कच्चे माल की शुद्धता, वस्तुओं का मानक, मूल्य निर्धारण और श्रम वितरण। इन नियमों का उल्लंघन करना श्रेणी धर्म का भंग माना जाता था और उसके लिए दंड का प्रावधान था। इस व्यवस्था का लाभ यह था कि उपभोक्ताओं को वस्तुएं एक निश्चित गुणवत्ता के साथ प्राप्त होती थी और बाजार में अनैतिक प्रतिस्पर्धा कम होती थी। श्रेणी धर्म सामाजिक जीवन में भी समान रूप से प्रभावशाली था। श्रेणी के सदस्य विवाह, सामाजिक आचार,
धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक पर्व उत्सवों में भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। श्रेणी केवल आर्थिक संघ नहीं थी, वह एक सांस्कृतिक समुदाय भी थी। इसी कारण श्रेणी धर्म में सामाजिक शुद्धता, परंपरा की रक्षा और सामूहिक पहचान को बनाए रखने की व्यवस्था शामिल थी। यह धर्म सदस्यों के व्यवहार, आपसी संबंध, कार्योत्साह और नैतिकता को नियंत्रित करता था। श्रेणी धर्म के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य पर कुछ धार्मिक नैतिक दायित्व भी लगाए जाते थे। शिल्प या व्यापार को ईमानदारी से करना, वस्तु या सेवा में धोखा न देना, समाज और उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखना, मंदिरों, विहारों या सामुदायिक संस्थाओं को दान देना, ये सभी दायित्व श्रेणी धर्म के अंग थे। इस प्रकार आर्थिक गतिविधि को नैतिकता और धर्म से जोड़ा गया, जिससे उत्पादन और व्यापार में धार्मिक नैतिक अनुशासन कायम रहता था। श्रेणी धर्म ने आर्थिक संगठन को भी एक सशक्त संरचना प्रदान की। हर श्रेणी का एक प्रमुख या ज्येष्ठ होता था जो निर्णय लेने, विवाद सुलझाने और सदस्यों को अनुशासित रखने की जिम्मेदारी निभाता था। श्रेणी के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप कम होता था और वे अपने निर्णय स्वयं कर सकती थीं। इस स्वायत्तता ने श्रेणियों को मजबूत बनाया और उनकी आर्थिक व सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाई। श्रेणी धर्म ने उन्हें एक ऐसी सामूहिक पहचान दी जिसमें अनुशासन, परंपरा और आत्मनियंत्रण मुख्य तत्व बन गए। मौर्य काल, सातवाहन काल और गुप्त काल में श्रेणी धर्म का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है। इस समय श्रेणियां नगर जीवन, उत्पादन, व्यापारिक मार्गों और विदेश व्यापार में अत्यंत सक्रिय थी। दान पत्रों, अभिलेखों और बौद्ध जैन वाङ्मय में श्रेणी धर्म का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट है कि इन संगठनों का महत्व केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी था। श्रेणियां नगरों में सुरक्षा, उपासना, कर व्यवस्था और सामाजिक शांति बनाए रखने में भी भाग लेती थी। श्रेणी धर्म ने समाज में एक प्रकार की स्थिरता और विश्वसनीयता उत्पन्न की। जब उत्पादन और व्यापार श्रेणियों के नैतिक नियमों के आधार पर चला, तो आर्थिक गतिविधि में अनिश्चितता कम हुई। इससे भारतीय वस्तुओं को विदेशी व्यापार में विश्वसनीयता प्राप्त हुई और भारतीय श्रेणी प्रणाली दक्षिण पूर्व एशिया तक सम्मानित हुई। इस प्रकार श्रेणी धर्म भारतीय समाज में आर्थिक संगठन, सामाजिक अनुशासन और नैतिक आचरण का वह आधार था जिसने भारत को एक स्थिर, संगठित और विश्वसनीय आर्थिक ढांचा प्रदान किया। यह धर्म श्रम विभाजन, पेशागत विकास, सांस्कृतिक परंपरा और सामूहिक उत्तरदायित्व की उस निरंतर प्रक्रिया का प्रतीक है, जिसने भारत के आर्थिक इतिहास को एक दीर्घकालिक और विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। नीचे श्रेणियों के विविध कार्य। श्रेणियों के विविध कार्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत में श्रेणियां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में थी। इनका कार्य केवल उत्पादन या व्यापार तक सीमित नहीं था, ये नगर जीवन, सामाजिक अनुशासन, धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रशासन सभी के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। श्रेणी अपने सदस्यों के हितों की रक्षा से लेकर राज्य के कल्याण तक अनेक प्रकार के दायित्व निभाती थी। यही कारण है कि श्रेणियां भारतीय गिल्ड प्रणाली के रूप में उस विकसित आर्थिक संगठन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसने भारत के आर्थिक ढांचे को दीर्घकाल तक स्थिर और व्यवस्थित बनाए रखा। श्रेणियों का प्रमुख कार्य उनकी विशेष शिल्प, कला और उत्पादन से संबंधित था। प्रत्येक श्रेणी अपने पेशे के सभी तकनीकी और व्यावसायिक नियमों का निर्धारण करती थी। वस्तुओं के निर्माण की गुणवत्ता, आकार, तकनीकी मानक, कच्चे माल की शुद्धता और मूल्य, इन सब पर श्रेणी की स्पष्ट निगरानी होती थी। इस व्यवस्था से उत्पादन टिकाऊ, सुसंगत और मानकाधारित रहता था,
जिससे भारतीय वस्तुएं घरेलू और विदेशी व्यापार में प्रतिष्ठित थी। श्रेणी अपने सदस्यों को प्रशिक्षण देने, तकनीकी परंपरा सुरक्षित रखने और उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी निभाती थी। आर्थिक जीवन में श्रेणियों की भूमिका अत्यंत व्यापक थी। श्रेणी बाजार में मूल्य निर्धारण, वितरण, भंडारण और विपणन का नियंत्रण करती थी। इससे बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा कम रहती थी और उपभोक्ता को उचित वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त होती थी। श्रेणियां व्यापार मार्गों की व्यवस्था, व्यापारी सुरक्षा और दूरस्थ व्यापार में भी सक्रिय रहती थी। कई श्रेणियां मिलकर व्यापारिक कारवा, नौकाएं और कारवा सुरक्षा की भी व्यवस्था करती थीं, जिससे व्यापार की स्थिरता बढ़ती थी। श्रेणियों का एक महत्वपूर्ण कार्य था सदस्यों के हितों की रक्षा। बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था या आर्थिक संकट की स्थिति में श्रेणी अपने सदस्यों की सहायता करती थी। सदस्यों को सुरक्षा मिलती थी, जिससे श्रमिक और शिल्पी वर्ग। श्रेणियों का एक महत्वपूर्ण कार्य था सदस्यों के हितों की रक्षा। बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था या आर्थिक संकट की स्थिति में श्रेणी अपने सदस्यों की सहायता करती थी। श्रेणी के दान कोष और सामूहिक धन से अपने सदस्यों को सुरक्षा मिलती थी, जिससे श्रमिक और शिल्पी वर्ग का जीवन अधिक स्थिर रहता था। श्रेणी का यह स्वरूप एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का प्रारंभिक रूप था। न्याय व्यवस्था में भी श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान था। श्रेणियों को आंतरिक विवादों को निपटाने का अधिकार था। सदस्य यदि किसी नियम का उल्लंघन करता, धोखा देता या सामाजिक आचरण का पालन न करता, तो श्रेणी स्वयं निर्णय लेती और दंड निर्धारित करती। इससे समाज में अनावश्यक मुकदमों की संख्या कम होती थी और आर्थिक जीवन में अनुशासन बना रहता था। श्रेणी का निर्णय राज्य द्वारा भी मान्य माना जाता था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और अधिकार दोनों बढ़ते थे। श्रेणियां सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी प्रमुख भूमिका निभाती थी। मंदिरों, विहारों, स्तूपों और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देना, त्योहारों का आयोजन करना, सामूहिक पूजा और उत्सवों में भाग लेना, ये सभी कार्य श्रेणी द्वारा सामूहिक रूप से संपन्न होते थे। इस प्रकार श्रेणी आर्थिक संस्था होने के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन भी थी, जो समाज के जीवन में एकता और सामूहिकता की भावना विकसित करती थी। नगर प्रशासन और राज्य व्यवस्था में भी श्रेणियों का योगदान उल्लेखनीय था। नगरों में सुरक्षा, कर संग्रहण, सड़कों की देख रेख, बाजारों की व्यवस्था और सामुदायिक कार्यों में श्रेणियां सक्रिय रहती थी। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि श्रेणियां राजकीय निर्णयों में सहयोग करती थी और कई बार राजा उन्हें विशेष अधिकार तथा दान भी प्रदान करते थे। नगर जीवन की समृद्धि में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि कई नगर मूलतः श्रेणियों के द्वारा ही विकसित हुए। इस प्रकार श्रेणियां भारतीय आर्थिक और सामाजिक जीवन का वह सुदृढ़ आधार थी, जिन्होंने शिल्प उत्पादन, व्यापार विनिमय, सामाजिक अनुशासन, धार्मिक कर्तव्य और सामुदायिक जीवन को एक ही संरचना में बांध दिया। यह प्रणाली न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक निरंतरता को भी कायम रखती थी। नीचे सार्थ तथा सार्थवा। सार्थ तथा सार्थवाह प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की आर्थिक व्यवस्था में सार्थ और सार्थवाह दो ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो व्यापार, परिवहन और वाणिज्यिक संगठन की उन्नत अवस्था को दर्शाते हैं। सार्थ का अर्थ था व्यापारियों का संगठित व्यापारिक कारवा, जो वस्तुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए सामूहिक रूप से यात्रा करता था। यह कारवा केवल व्यापारी समूह ही नहीं था, बल्कि यह सुरक्षा,
सामूहिकता और विश्वसनीय आर्थिक संबंधों का संकेत भी था। ऐसे समूह आमतौर पर अनेक नौकरों, वाहक पशुओं, गाड़ियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ लंबी यात्राएं करते थे, जिससे व्यापार का दायरा स्थानीय से बढ़कर अंतर प्रादेशिक और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल जाता था। सार्थ का मूल कारण यह था कि प्राचीन भारत में लंबी दूरी के व्यापारिक मार्ग अक्सर असुरक्षित होते थे। जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, राजनैतिक अस्थिरता और डाकुओं की उपस्थिति ने यह आवश्यक बना दिया था कि व्यापारी एकाकी यात्रा न करें। इसलिए व्यापारी संगठित समूहों में यात्रा करते थे, जिससे सुरक्षा के साथ साथ वस्तुओं का सुरक्षित परिवहन संभव हो सके। सार्थ व्यवस्था व्यापारिक मार्गों को सक्रिय बनाती थी और इसके माध्यम से भारतीय व्यापारी दूरस्थ बाजारों, मध्य एशिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और समुद्री तटों तक पहुंचते थे। इस व्यवस्था ने भारतीय व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। सार्थ के नेतृत्व का कार्य सार्थवाह निभाता था। सार्थवाह वह व्यक्ति था जो पूरे व्यापारिक कारवां का प्रमुख, संरक्षक और मार्गदर्शक होता था। उसकी भूमिका मात्र नेतृत्व की नहीं थी, बल्कि यह अत्यंत विशिष्ट और बहुआयामी दायित्वों से युक्त थी। सार्थवाह को व्यापार मार्गों का विस्तृत ज्ञान, विभिन्न राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों की परिस्थितियों का अनुभव, सुरक्षा उपायों की समझ और व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य का आकलन, इन सभी कौशलों में दक्ष होना आवश्यक था। वह व्यापारिक नीति निर्धारित करता था, मार्ग चुनता था, व्यापारिक समझौते करता था और कारवां की सुरक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व संभालता था। सार्थवाह के पास आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की प्रतिष्ठा होती थी। अनेक अभिलेखों और साहित्यिक सार्थवाहों को अत्यंत सम्मानित वर्ग के रूप में उल्लेखित किया गया है। वे दान देते थे, मंदिर निर्माण में योगदान करते थे और स्थानीय नगर व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सार्थवाह व्यापारिक मार्गों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण माध्यम भी थे। उनकी यात्राओं ने न केवल व्यापार, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, भाषा, विचार और धार्मिक संपर्कों को भी बढ़ावा दिया। सार्थ और सार्थवाह की व्यवस्था श्रेणी संगठनों और निगमों से गहराई से जुड़ी हुई थी। कई बार व्यापारी संघ मिलकर सार्थ का गठन करते थे और उसके खर्च, सुरक्षा तथा दायित्वों का विभाजन करते थे। इस कारण सार्थ केवल व्यक्तिगत व्यापार नहीं था, बल्कि सामुदायिक आर्थिक संगठन का एक उच्च स्वरूप था। यह प्रणाली उस उन्नत व्यापारिक विकास को दर्शाती है जो प्राचीन भारत में नगरों, बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों के माध्यम से विकसित हुआ। सार्थ व्यवस्था ने भारतीय व्यापार को अत्यंत सुरक्षित और विस्तृत बनाया। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का यह अंग न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय का भी वाहक था। सार्थ और सार्थवाह की संस्था यह प्रमाणित करती है कि भारतीय समाज कितनी गहराई से संगठित, व्यावसायिक और नैतिक आधारों पर चलने वाला था और कैसे व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि व्यापक सभ्यतागत संपर्क का माध्यम भी था। नीचे समूहीय समुत्थान। समूहीय समुत्थान गुप्तोत्तर काल में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था जिस व्यापक परिवर्तन से गुजरी, उसका एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण अंग था समूहीय समुत्थान। इसका तात्पर्य उन सामूहिक संगठनों, पेशागत समूहों, ग्राम समुदायों और आर्थिक संघों के उदय से है, जो न केवल आर्थिक गतिविधियों के संचालन में सक्रिय थे, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक जीवन और नैतिक अनुशासन के महत्वपूर्ण अंग भी बन गए थे।
यह वह समय था जब राजनीतिक सत्ता का विखंडन, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की व्यापकता और स्थानीय स्वायत्तता की वृद्धि के कारण समाज अपने छोटे छोटे समूहों में संगठित होने लगा, जिससे सामूहिकता की नई संरचनाएं विकसित हुईं। इन्हीं संरचनाओं को समूहीय समुत्थान का नाम दिया गया। समूहीय समुत्थान की उत्पत्ति का मूल स्रोत था आर्थिक जीवन का स्थानीय होना और उसके लिए सामूहिक सहयोग की आवश्यकता। गुप्तोत्तर काल में व्यापारिक मार्गों का सिकुड़ना और शहरी जीवन का गिरावट की ओर बढ़ना इस बात का संकेत था कि समाज अब बड़े राजकीय केंद्रों के बजाय स्थानीय ग्राम व्यवस्थाओं और पेशागत समूहों पर निर्भर होता जा रहा था। इस स्थिति में व्यक्तिगत श्रम या व्यक्तिगत प्रबंधन पर्याप्त नहीं था। उत्पादन, सुरक्षा, विनिमय और वितरण, इन सभी के लिए सामूहिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता ने समूहों और संगठनों के उदय को प्रोत्साहित किया। समूहीय समुत्थान का एक प्रमुख स्वरूप थी श्रेणियां, जो विशेष शिल्पियों, कारीगरों और व्यापारियों के संगठन के रूप में स्थापित हुईं। श्रेणियों ने उत्पादन को नियंत्रित करने, गुणवत्ता बनाए रखने, मूल्य निर्धारण करने और सदस्यों के हितों की रक्षा करने का कार्य किया। इनके भीतर सामूहिक शक्ति और संगठनात्मक अनुशासन इतना विकसित था कि वे केवल आर्थिक संगठन ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के भी केंद्र बन गए। दूसरा स्वरूप था निगम, जो बहु पेशागत और नगर आधारित वाणिज्यिक संघ थे। निगम व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने, कर व्यवस्था में सहयोग देने और बाजार की संरचना को नियमित करने का कार्य करते थे। नगर जीवन में निगमों का महत्व इतना बढ़ गया कि कई नगर इन्हीं के संरक्षण में विकसित हुए और उनके दान से मंदिर, विहार, सरोवर और धर्मशालाएं निर्मित हुईं। यह बात दर्शाती है कि समूहीय समुत्थान केवल आर्थिक शक्ति का बढ़ना नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी पुनः संगठन था। तीसरा महत्वपूर्ण स्वरूप था पुग, जो सामाजिक, पेशागत और कभी-कभी क्षेत्रीय समूहों का मिश्रित संगठन था। पुग न केवल आर्थिक हितों की रक्षा करते थे, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों, सामुदायिक उत्सवों और सामाजिक शांति को भी नियंत्रित करते थे। वे सदस्यों के आचार, दान और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नैतिक निकाय थे। इस प्रकार पुग स्थानीय समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए। समूहीय समुत्थान का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि इसने भारतीय समाज में एक प्रकार की भीतरी स्थिरता उत्पन्न की। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और बड़े साम्राज्य टूटने लगे, तब इन्हीं समूहों ने समाज के दैनिक जीवन को संगठित रखा। उत्पादन, व्यापार, श्रम विभाजन, सामाजिक अनुशासन और न्याय, इन सबके संचालन में समूहीय संगठन निर्णायक भूमिका निभाने लगे। इस प्रक्रिया ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थानीय स्वायत्तता और सामूहिक उत्तरदायित्व को और मजबूत किया। यह समूह आधारित व्यवस्था भारत की मध्यकालीन सामाजिक संरचना का आधार बनी। सामंती ढांचे के भीतर इन समूहों ने किसान, कारीगर, व्यापारी और सेवा वर्ग के बीच नई तरह की निर्भरता और सहयोग का संबंध बनाया। यही समूहीय समुत्थान आगे चलकर भारतीय नगरों, व्यापारिक केंद्रों और पेशागत जातियों के विकास का आधार बना। इस प्रकार समूहीय समुत्थान भारतीय समाज में सामूहिक संगठन के उदय, स्थानीय आर्थिक संरचना की मजबूती, सामाजिक अनुशासन के पुनर्गठन और सामंती ढांचे की स्थिरता का प्रतीक है। यह उस मध्यकालीन प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें समाज छोटे छोटे संगठनों के भीतर संगठित होकर अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी स्थिर रूप से आगे बढ़ता है। Please like, subscribe and comment.